Hello learners, welcome back to my channel. I hope you all are well. आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ये थ्योरी दी थी F.W. टेलर ने। इनकी कुछ बायोग्राफी समझ लेते हैं। जो टेलर हैं उन्होंने अपनी लाइफ में वर्किंग की स्टार्टिंग करी थी एक लोअर लेवल से, और वो लोअर लेवल से कह रहे कि हायर लेवल पर पहुंचे थे बहुत कम टाइम। उसके बीच में उन्होंने जो कुछ एक्सपीरियंस करा उसके बेस पर उन्होंने अपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी। 1878 में टेलर ने मिडवेल स्टील कंपनी को एज अ वर्कर ज्वाइन करा और उसके बाद 6 इयर्स में 1884 में वो उसी कंपनी में चीफ इंजीनियर के पद पर तैनात हुए। 1901 में बीथलहेम स्टील वर्क्स कंपनी में काम करने के बाद उन्होंने एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी थी। 1903 में उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था जिसका नाम था शॉप मैनेजमेंट। शॉप मीन्स फ्लोर लेवल, लोअर लेवल। ठीक है, इन्होंने सारी इसमें अपनी प्रॉब्लम्स लिखी थी जो भी लोअर लेवल एम्प्लॉय को होती हैं। 1911 में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने अपनी वर्किंग लाइफ में एक्सपीरियंस करा कि एक वर्कर को जितना काम करना चाहिए वो उससे बहुत कम काम करता है। ठीक है, इन एफिशिएंसी से काम करता है, बहुत ज्यादा बॉडी मूवमेंट होती है जिसको क्या है कम करने की जरूरत है। ठीक है, अब हम समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल है रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब मेथड। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करना, मतलब लकीर का फकीर। जो एक मेथड आप एक बार फॉलो कर रहे हो हर बार आपको वो मेथड फॉलो नहीं करना है, बल्कि उसमें अपडेशंस लानी है, उसको अपडेट करना है। देखो क्या होता है, टाइम के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो टेक्नोलॉजी चेंज होने के साथ आपको एनालिसिस करते रहना है, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना है, बार बार आपको मेथड लगाने जिससे क्या आ सके एक बेस्ट मेथड निकल सके जिसमें आप कम एफर्ट से बेस्ट प्रोडक्शन कर पाए। राइट। सेकेंड प्रिंसिपल कहता है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ये प्रिंसिपल कहता है कि इंप्लॉइज का जो सिलेक्शन है वो साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। साइंटिफिक मतलब कि आपको ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो नहीं करने बल्कि मॉडर्न मेथड्स यूज करने। सिलेक्शन से पहले जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है और साथ ही क्या जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वर्कर की। तो उस बेसिस पर जो भी पर्सन बढ़िया होता है, बेस्ट होता है, हम उसको सिलेक्ट करते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको साइंटिफिक तरीके से मतलब अपडेटेड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, देन उसको हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क असाइन करते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल कहता है कि लेबर और मैनेजमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या है, लेबर और मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे को अपना अगेंस्ट समझते हैं। वर्कर चाहते हैं कि उन्हें प्रॉफिट का ज्यादा पार्ट मिले और मैनेजमेंट चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा प्रॉफिट मिले। राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, वर्कर्स को सोचना चाहिए कि भाई मैनेजमेंट के बिना हमारा काम पॉसिबल नहीं है, और साथ ही जब मैनेजमेंट को लगना चाहिए कि वर्कर्स के बिना हमारे एग्जिस्टेंस खतरे में। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर पाएंगे उन्हें ऐसा लगेगा तो इससे वो आ जाएंगे कोऑपरेशन पर, और जब दोनों कोऑपरेट करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेंगे। राइट। और अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमम आउटपुट। ये कहता है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके मैनेजमेंट और वर्कर्स
उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें और मैक्सिमम प्रोडक्शन करें, जिससे क्या होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल कहता है कि लेबर और मैनेजमेंट के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। राइट, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली डिवाइड होगी तो किसी तरीके के कोई कंफ्लिक्ट भी अराइज नहीं होंगे और कोई एक पर्सन या फिर कोई एक पार्टी, हम कह सकते हैं, पूरे काम का क्रेडिट भी नहीं ले सके। जैसे कि जो मैनेजर्स हैं उनको हम टाइम टेबल बनाने का काम दे सकते हैं कि आप काम का टाइम आप डिसाइड करेंगे, कब काम स्टार्ट करना है, कब एंड करना है, क्या स्टैंडर्ड टाइम होगा किसी काम को कंप्लीट करने का, और वर्कर्स को हम देंगे कि आपको इतने टाइम में ये काम कंप्लीट करना। तो इस तरीके से अगर टाइम टेबल बनाने में, टाइम मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे मैनेजर्स, और काम कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए वर्कर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वली डिवाइड हो जाएगी और हमारे टाइम पर काम भी कंप्लीट होंगे, और कोई भी एक पर्सन या एक पार्टी सारे काम का क्रेडिट नहीं ले पाए। इस तरीके से ये थे हमारे प्रिंसिपल्स साइंटिफिक मैनेजमेंट के। अब हम समझेंगे क्या टेक्निक्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क ये कहता है कि हमें काम की स्टडी साइंटिफिक तरीके से करनी है। जो टेलर थे वो इनएफिशिएंसी के अगेंस्ट थे। वो कहते हैं कि हमें इनएफिशिएंसी से नहीं बल्कि एफिशिएंसी से काम करना है। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो प्रोसेस है उसमें जितने भी स्टेप्स हैं उनको क्या कर दो, मिनिमम कर दो। हमें स्टेप्स बढ़ाने नहीं है बल्कि मिनिमम स्टेप्स में काम करना है। साथ ही काम करते टाइम जो अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट होती है उनको कम कर दो। ठीक है, काम करने का स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करो। और लास्ट बात कही थी कि एक जो ह्यूमन बीइंग है वो कोई मशीनरी नहीं है, ठीक है, तो उसको भी रेस्ट की जरूरत है, तो उसके रेस्ट की अरेंजमेंट की जानी चाहिए। इसके लिए हमने 4 तरह की स्टडी करी है। पहली स्टडी है यहाँ पर मेथड स्टडी। मेथड स्टडी कहती है कि हमें किसी भी काम करने का बेस्ट मेथड ढूंढना है जिससे कम एफर्ट्स में ज्यादा आउटपुट मिल सके। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं प्रोसेस चार्ट और ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक। नेक्स्ट है हमारा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी करने के लिए टेलर ने यूज करे थे मूवी कैमरास। हमने मूवी कैमरा लगाए थे ताकि हम निगरानी रख सके मशीन्स के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, कि वो कितनी मूवमेंट करते। इसमें एक एग्जांपल है, जब एक लेबर को एक ब्रिक लगाने के लिए, ब्रिक मतलब ईंट लगाने के लिए घर में दी गई तो उसकी बॉडी मूवमेंट थी 18। ठीक है, वो क्या थी, इसमें बहुत सारी अननेसेसरी मूवमेंट थी, उनको कम करके 5 पे लाया गया और उसके बाद उसे और कम करके 2 पे लाया गया। बताओ, 2 बॉडी मूवमेंट करने से एक ब्रिक को आप वॉल पर लगा सकते, जो कि अननेसेसरी 18 हो रही थी। राइट, इसको हमने चेक किससे करा था, मूवी कैमरा से। और टाइम स्टडी क्या कहता है, यहाँ पे हमें क्या करना है, टाइम स्टडी हम क्यों कर रहे हैं कि हमें स्टैंडर्ड टाइम चाहिए किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और साथ ही हम जान सकेंगे कि हमें लेबर को कितना पे करना, कि एक यूनिट को बनाने में इतना टाइम लग रहा है तो उस अकॉर्डिंग हम लेबर को पे कर सकते हैं। और साथ ही हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितने लेबर्स की जरूरत होगी काम करने के लिए। टाइम स्टडी के लिए हम यूज करते हैं स्टॉप वॉच। राइट, स्टॉप वॉच यूज की गई थी कि एक काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। नेक्स्ट है हमारा फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी कहता है रेस्ट। फैटीग मतलब होता है थकान। तो ये कहता है कि जो एम्प्लॉय है वो मशीन नहीं है, वो काम करता है तो उसको थकान भी होती है। अगर वो थकता है तो उसके रेस्ट की भी हमें अरेंजमेंट करनी चाहिए। तो इसके अंदर कि हमें कितनी देर के लिए उसे रेस्ट देना है और साथ ही कितनी बार रेस्ट देना है, कितने टाइम के बाद रेस्ट देना है, ये हम डिसाइड करते हैं। राइट, थकान क्यों हो सकती है एक एम्प्लॉय को, थकान हो सकती है क्योंकि वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, जैसे कि
प्रॉपर फैन नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो थकान होगी। साथ ही हो सकता है लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, 8-10 घंटे लगातार काम कराया जा रहा है तो थकान हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक है हमारी साइंटिफिक टास्क प्लानिंग। ये ये टेक्निक कहती है कि हमें कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। राइट, आप डायरेक्ट किसी भी वर्कर को ये नहीं कह सकते कि वो जिस भी मेथड से चाहे और जिस भी तरीके से चाहे काम कर ले। ठीक है, आपको क्या करना है, काम स्टार्ट करने से पहले पूरी प्लानिंग करनी है कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, विच मेथड वी विल फॉलो। राइट, इसके लिए टेलर ने कहा था कि अलग से प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाया जाना चाहिए। थर्ड टेक्निक है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। ये टेक्निक कहती है कि लेबर्स का सिलेक्शन साइंटिफिक मींस मॉडर्न मेथड से होना चाहिए। राइट पर्सन एट द राइट जॉब। वो हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट्स है वो एक पर्सन फुलफिल करता है या नहीं, उसके बेसिस पर हम उसका सिलेक्शन करते हैं। साथ ही हम क्या करेंगे, उसे जॉब असाइन करने से पहले उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और इन फ्यूचर भी हम टाइम टू टाइम उसे टेक्नोलॉजी के हिसाब से ट्रेन करते रहेंगे। इसके लिए टेलर ने कहा था कि अलग से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाया जाना चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन। ये टेक्निक कहती है कि हर चीज स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब कि प्रमापित, जिसे हम कह सकते हैं। स्टैंडर्ड हर चीज का हो सकता है, चाहे आपके काम करने का स्टैंडर्ड, टाइम का स्टैंडर्ड, पोस्ट का, टूल्स एंड इक्विपमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट का स्टैंडर्ड, और हो सकता है मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक है डिफरेंशियल वेज सिस्टम। ये टेक्निक कहती है कि अगर स्टैंडर्ड टाइम में, एक एवरेज टाइम में एक वर्कर स्टैंडर्ड आउटपुट कंप्लीट करता है तो उसे हम हायर रेट से वेजेस देंगे। अगर वो स्टैंडर्ड टाइम में स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता तो उसे लोअर रेट से वेजेस दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टेलर ने कहा था कि हम पेमेंट टाइम के बेसिस पर नहीं करेंगे बल्कि पीस वेज रेट के बेस पर। ठीक है, पीस के हिसाब से करेंगे। इन्होंने हायर और लोअर पीस रेट मेथड यूज करा है वेजेस पेमेंट के लिए। नेक्स्ट टेक्निक है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब मानसिक क्रांति। ये कहता है कि एम्प्लॉयर्स मींस मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में मानसिक क्रांति ला दी जाए, उनके दिमाग के साथ खेलना है। देखो क्या होता था, वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में लड़ाई थी कि हम ज्यादा प्रॉफिट लेंगे। वर्कर्स कहते थे, मैनेजर्स कहते थे नहीं, हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो मेंटल रिवॉल्यूशन लाकर हम क्या कर सकते हैं, दोनों को कंपटीशन से कोऑपरेशन पर ला सकते हैं। दोनों आपस में लड़ाई ना करें बल्कि कोऑपरेट करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करें। क्योंकि जब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा कंपनी को, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की प्रॉब्लम अराइज हुई है वो खत्म हो जाएगी, है ना। ज्यादा प्रॉफिट होगा तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि मुझे कम मिल रहा है, मुझे ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से टेलर ने कहा कि लेबर और मैनेजमेंट के बीच में मेंटल रिवॉल्यूशन लाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल फॉर्मैनशिप और वी कैन से स्पेशलाइजेशन। आप सबको पता है स्पेशलाइजेशन मतलब कि हम जो हमारा टोटल वर्क होता है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक पार्ट को किसको देते हैं, जो भी उस काम में एक्सपर्ट होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो फैक्ट्री मैनेजर है उसके वर्क को 2 डिपार्टमेंट में बांट देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 2 ऑफिसर में बांट देते हैं। एक है हमारा प्लानिंग ऑफिसर और एक होता है प्रोडक्शन ऑफिसर। उसके बाद हर एक दोनों डिपार्टमेंट के अंदर हमारे 4-4 वर्कर्स होते हैं। ठीक है, 4-4 हमारे स्पेशलिस्ट हैं, वर्कर्स नहीं स्पेशलिस्ट हैं। जैसे कि रूट क्लर्क है हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर, जिसका काम क्या है,
बेस्ट रूट डिसाइड करना, कौन सा रास्ता होगा जो बेस्ट होगा जाने के लिए, ठीक है। सेकंड है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इसमें कार्ड पर इंस्ट्रक्शंस लिख दिए जाते हैं कि क्या स्टैंडर्ड टाइम है, क्या स्टैंडर्ड पोस्ट है, उसको वर्कर्स को असाइन कर दिया जाता है। इस तरीके से इनका काम है इंस्ट्रक्शन से। नेक्स्ट है टाइम क्लर्क एंड पोस्ट क्लर्क। टाइम क्लर्क का काम होता है स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम मींस एवरेज टाइम, और पोस्ट क्लर्क का काम है स्टैंडर्ड पोस्ट डिसाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट है डिसिप्लिनियन। डिसिप्लिन ऑफिसर भी हम इसे कह सकते हैं। इसका काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बनाए रखना, कि जो भी रूल रेगुलेशंस हैं, जो भी कस्टम्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें सारे वर्कर्स प्रॉपरली फॉलो करें। अब हम आते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ, जिसमें फर्स्ट है हमारा स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम ये देखना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो मशीन है, वर्कर्स हैं, वो प्रॉपर स्पीड से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको देखना और उन्हें सॉल्व करना। नेक्स्ट है गैंग बॉस। गैंग मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कभी देखते हो कि बहुत बड़ा ग्रुप आ रहा है, कहते हो गैंग आ रही है ना। तो गैंग मतलब होता है ग्रुप। इसमें आप क्या करते हो, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स को कुछ ग्रुप्स में बांट देते हो, और हर एक ग्रुप का क्या बना देते हो, लीडर। उस लीडर का काम क्या है, उन सारे वर्कर्स को देखना कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। फिर है हमारे पास रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम क्या है कि जो मशीनरी है और जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्रॉपरली फंक्शनेबल हैं या नहीं, काम कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको टाइम टू टाइम रिपेयर कराना। इसी तरीके से एक होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम होता है इंस्पेक्शन करना, जांच करना। जांच किसकी करेगा, जैसे कि सॉरी फिनिश गुड्स है, उनकी क्वालिटी चेक करना, ठीक है, कि स्टैंडर्ड जो